सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, आज हम लोग कुछ ज्यादा पुरानी जगहों पर चलेंगे क्या? हाँ, पुरानी जगहों पे जाएंगे क्योंकि जहाँ पे पुरानी चीजें हैं वहीं पर कहीं कहीं नई नई चीजें मिल जाती हैं। नई चीजें मिल जाती हैं और जब नए लोग जाते हैं तो कुछ नया ही संगम हो जाता है ना। ये भी बात है। वैसे तो जगहें कभी पुरानी नहीं होती हैं, हमें लगता है। लेकिन हम शायद कुछ पुराने लोगों को भी याद करेंगे। तो 1930 के दशक की एक गायिका के बारे में बात करेंगे आज, और वहीं घूमने चलेंगे हम लोग। कहाँ? धनौल्टी जाएंगे आज हम लोग। हिल स्टेशन जाने वाले हैं। भाई, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब गर्मियां शुरू होती हैं तब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। शायद 15 दिन बाद या 1 महीने बाद नहीं इतनी घबराहट होगी, बेचैनी होगी, जितना कि आज हर आदमी कह रहा है बहुत गर्मी लग रही है। तो धनौल्टी घुमा लेंगे सबको। गर्मी की शुरुआत ऐसी होती है कि थोड़ा जी उबता है, लेकिन इस ऊब को कम करने के लिए धनौल्टी जाने से पहले अगर घर में ही थोड़ा सा कुछ फेरबदल करके अच्छा सा माहौल बना लिया जाए। जी हाँ, तो हम घर की साफ सफाई की बात करेंगे और वहीं माफ़ी के आगे बंद दरवाज़ा, ये बड़ी ख़ास बात है जो हर घर में होती है, और इसके बारे में क्या क्या और होता है वो सारी बातें करेंगे। और वहीं आज जो हमने कल वायदा किया था कि हम थोड़ा सा तनाव रहित कैसे रहें, उसकी एक कहना चाहिए कि एक प्रक्रिया है या एक अभ्यास करवाएंगे व्यावहारिक रूप से, प्रैक्टिकल, यानी एक्टिवली करवाएंगे उसको। तो वो हमारी सखियाँ सीख सकती हैं या परिवार के हर सदस्य कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जो परीक्षा की जो हमने कल बात की, तनाव रहित परीक्षा कैसे हो, तो उसमें माता पिता, परिवार के सदस्यों के साथ जो बच्चे हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, वो भी कैसे 10-15 मिनट के अंदर तनाव मुक्त हो जाएं। 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे जितनी भी पढ़ाई करके वो परेशान है, उससे थोड़ा सा उनको छुट्टी मिल जाए। यानी जो मुस्कान जैसे होती है ना, कि जो अपने साथ सबको लपेट लेती है, इसी तरह तनाव भी होता है जो अपने साथ सबको बना लेता है अपना शिकार। तो उस तनाव का शिकार बनने से कैसे बचें, ये आज बताएंगी हम लोग बात करेंगे उस पर, इस बारे में। और तनाव मुक्त जब होते हैं तो फिर वही खुशी जो है वो सबको फिर से जादू की तरह खींच लेती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो खुशी वाली बात जब भी आती है तो इसका संगीत से बहुत गहरा रिश्ता होता है। अरे, संगीत से, और ख़ास तौर से पंजाबी अगर गीत हो तो क्या बात है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं 1930 के दशक की बात, जिस समय की जीनत बेगम या शमशाद बेगम, इन सब का ज़माना था वहीं पर। और इस तरीके के तराने जो है सबकी ज़बान पे रहते थे। भाई, पंजाबी गीत ही कुछ ऐसे होते हैं, एकदम पैर थिरकने लगता है। ऐसे में हम आज बात जब करेंगे तो सुरिंदर कौर जी की बात करेंगे, है ना। रेणु जी, सखिया सोच रही होंगी कि यह गाना हम क्यों सुन रहे हैं। तो हमने बात की थी सुरिंदर कौर जी की, और पंजाबी फोक की, पंजाबी लोक गायिका, एक सुप्रसिद्ध जिनका सानी ही कोई पैदा नहीं हुआ, और फिर उनकी बेजोड़ आवाज के सभी कायल रहे। हाँ, और ये आवाज सिर्फ पंजाबी फोक को ही समृद्धि नहीं इसने प्रदान की, बल्कि इस आवाज से फिल्म संगीत भी समृद्ध हुआ, जो अभी हमने सुना, जो शहीद फिल्म का ये गाना हमने सुना। और चुनिंदा फिल्मों में उन्होंने गाया, लेकिन जो गाया वो यादगार, ये बहुत मशहूर गाना फिल्म शहीद का। और इससे एक नया उनका सफर शुरू हुआ था जो उनको ज्यादा रास नहीं आया और उन्होंने बीच में छोड़ दिया। चलिए हम शुरू से अगर हम शुरू करें तो उस जमाने की बात करें जब लड़कियां गाती नहीं थी। जी हाँ, मतलब माना जाता था कि भले घर की जो बेटियां हैं खास तौर से, उन्हें इस तरह से सबके बीच में नहीं गाना चाहिए, गाना क्या गुनगुनाना भी नहीं चाहिए, ऐसा माना जाता था। लेकिन उस समय में, जाहिर है ये बात है 1929 की, जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय। हाँ, फिर सिख परिवार में पैदा हुई ये 3 बहनें, और प्रकाश कौर, सुरिंदर कौर और नरिंदर कौर, 3 बहनें थी। और जैसे कि होता है ना कि उनके सच्चा सुर इनको पहले से ही मिला हुआ था। इनकी माँ जो गुनगुनाया करती थी तो साथ साथ ये बहनें भी गुनगुनाती थी, और गाते गाते ही इनके गले में सुर पक्के होते गए। और फिर जब ये देखा गया, जब इनके माता पिता ने देखा कि इतना अच्छा गा रही हैं और इनका गाने के प्रति इतना रुझान है, तो उन्होंने फिर बाकायदा इनकी तालीम शुरू करवा दी। और सुरिंदर कौर और प्रकाश कौर की तालीम शुरू हुई, उन्होंने गाना शुरू किया। फिर इस तरह से 1943 में सबसे पहले मतलब रेडियो पर इनकी आवाज आई। हाँ, और रेडियो पर जब इन्होंने गाना गाया, उसके बाद ही ये एक गाना इन्होंने अपनी बहन के साथ, प्रकाश कौर के साथ गाया, जो कि
विश्व प्रसिद्ध हुआ, बहुत मशहूर हुआ। और ये गाना वो गाना था जो आंगन में ढोलकों पे गाते हैं, स्त्रियां गाती हैं, जो लेडीज संगीत होता है उसमें गाती हैं अक्सर। और उसमें एक बड़ी प्यारा से उसके बोल थे, मतलब उस गाने के बोल कुछ ऐसे थे कि मावा ते धिया रल बैठिया निमाए कोई कर दिया गल आरिया। मतलब माओ से लड़कियां पूछ रही हैं कि मुझे लड़की पैदा ही क्यों हुई मैं। हाँ, तो और क्योंकि पंजाबी घरों में ये माओ, चाचियों, मौसियों की जबान पर चढ़े हुआ करते थे। ये मतलब ऐसी बात ही है इसमें ना कि मैं बेटी क्यों पैदा हुई, मतलब ऐसा एक सिर्फ एक लाइन में ही इतना जुड़ाव सा हो जाता है, ऐसा भावुक करने वाली ये लाइन है कि जाहिर है कि फिर वो हर घर में हर चाची, मामी, मौसी जो भी होती हैं ये गाना जरूर गाती थी, है ना। तो फिर ये गाना जब उनके आवाज में पहले भारत में मशहूर हुआ, बिल्कुल चप्पे चप्पे में, और उसके बाद फिर दुनिया में पहुंचा। और फिर उस आवाज के सब कायल होते गए जी। मतलब उनकी आवाज के सब, सुरिंदर कौर की आवाज के सब इतने कायल थे कि उनको सरस्वती कहते थे। जो उनके फैंस होते थे वो उनको सरस्वती की उपाधि से नवाजते थे, और एक टक मंत्रमुग्ध होकर वो उनको सुनते रहते थे। और भाई जाहिर है क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके प्रदर्शनों में खासतौर से बुल्ले शाह की पंजाबी सूफी काफियां शामिल होती थी। उसके साथ साथ नंदलाल नूरपुरी, अमृता प्रीतम, मोहन सिंह और शिव कुमार बिटालवी जैसे समकालीन कवियों की कविताएं जो हैं वो बिल्कुल बहुत प्यार से वो गाते थे लोग। तो जाहिर है कि प्यार तो मतलब बुल्ले शाह की वैसे भी सूफियाना जो है बातें वो अपने आप में बहुत दिल तक पहुंचने वाली हैं। और फिर जैसे कि आवाज़ है अभी हमने सुना सुरिंदर जी का, तो क्या बात है। उनको पंजाब की कोकिला कहा गया। और उन्हें उनका जो स्टेज परफॉर्मेंस की तरफ उनका रुझान था, उसके चलते उन्हें मतलब फिल्म का ये जो सफर था, फिल्म संगीत का, ये रास नहीं आया, तो उन्होंने अपना रुख उसी तरफ किया और उसमें उनकी शोहरत बिल्कुल शिखर तक पहुंची। बिल्कुल अनेक गाने उनके गाए हुए बहुत मशहूर हुए, और उनके गाए हुए गानों को लोग आज भी सुनते हैं, और वो गाने अब हिट हो रहे हैं। बहुत सारे गाने अब फिल्मों में, उड़ता पड़ता फिल्में, ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें उनके गानों की लाइनों को लिया गया है। बिल्कुल, और वो काफी हिट हुए हैं। बिल्कुल। तो ये तो होता है ना कि जब आप अच्छा गाते हैं तो जाहिर है कि समय आए या उस समय भी लोकप्रिय हों या बाद में जब भी सुने जाते हैं तो उतने ही कर्णप्रिय लगते हैं और उतने ही लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं और दिल तक पहुंचते हैं, है ना। और इसलिए जब 1984 में पंजाबी लोक संगीत के लिए भारत का राष्ट्रीय ये जो इनको रंगमंच अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी द्वारा पुरस्कार उन्हें मिला, और 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2002 में सुरिंदर जी को उनके योगदान के लिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से वर्ष 2002 में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो भाई उन्हें डॉक्टर भी कहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और उनकी संगीत यात्रा की जब हम बात करते हैं तो इस यात्रा में उनके पति प्रोफेसर सोढ़ी का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि वो खुद कहा करती थी कि उन्होंने मुझे स्टार बनाया। तो ये बात अच्छा, मजेदार बात राजुल देखो ये है कि जबकि वो खुद मतलब प्रोफेसर जोगिंदर सिंह सोढ़ी जी जो हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तो यानी कि उनका संगीत से बहुत दूर दूर तक शायद नाता नहीं था। लेकिन जिस तरह से एक होता है सच्चा जीवन साथी कि उन्होंने पूरा उनको एक सहयोग दिया और उनकी जो रुचि थी, उनका जो शौक था, उसको ले गए ऊंचाई तक। उनके जो गाने होते थे, उनके बोल अक्सर वही मतलब वही चुनाव उसका करते थे कि कौन से गाने वो गाएंगी। और इस मामले में जैसे अभी आपने शिव कुमार बटालवी का नाम लिया, तो वो अक्सर उनके घर आया जाया करते थे। ऐसे ही अमृता प्रीतम जी भी उनके गहरे दोस्तों में से थी, तो उन गीतों को वो गाती थी और उनके गाए हुए कई गाने बहुत हिट हुए, जैसे कि मानव ते दीन, जुत्ती कसूरी, और इसी तरह से ना कि वो जो मेरी अख काशनी, बहुत ही मशहूर गाना, और एक तो लट्ठे दी चादर जो बड़ा प्रसिद्ध वो है, वो किस तरह से लोकप्रिय किया और लोगों की जबान तक चढ़ाया इन लोगों ने। एक बात होती है ना, जब आप बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज को पेश करते हैं तो जाहिर है कि वो हर इंसान उसको हाथों हाथ ले ही लेता है ना। बस जरूरत है कि किस तरह से उसे प्रस्तुत किया जाए। हाँ, ये बात तो है। अगर आप उस चीज को या अपनी कला को उस तरह से निखारते हैं, उसमें पूरा अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, तो वो कला भी निखर कर एक फलता फूलता वृक्ष बनती है। और उस फलते फूलते वृक्ष की खुशबू जो है, उससे जो फूल हैं उनकी खुशबू जो है वो चारों तरफ फैलती है। ये तो सुरिंदर कौर जी की एक बात और यहाँ पर साझा करना चाहूंगी कि वो ये कहती थी कि जब रूह को
खुराक मिल जाती है संगीत की, तो फिर आगे कुछ भी नहीं सूझता। तो वाकई उनका रूहानी संगीत होता था जो सुनने वाले को अपनी तरफ पूरी तरह से आकर्षित करके विभोर कर। लेकिन हम लोग घूमने कहीं चलते हैं कि पहले हम तनाव मुक्त हो जाएं? नहीं, पहले घूम आते हैं तो थोड़ा देखते हैं, घूम लेते हैं और तो उसके बाद घूम थोड़ा तनाव तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, तब तक हमारी बहनें और हमारे सब साथी भी तैयार हो जाएंगे। तो भाई धनौल्टी हम लोग चलना चाह रहे थे। ये पर्वतीय स्थान है, आप सब जानते हैं, उत्तराखंड में है शायद, उत्तराखंड में है। और ये टेहरी गढ़वाल की तहसील है, मसूरी से लगभग 24 किलोमीटर दूर, और इतनी खूबसूरत जगह है, प्राकृतिक सुषमा से भरपूर, हरा भरा, और क्योंकि ऊंचाई पे है तो बर्फ का भी इसमें मंजर दिखाई देता है। मंजर तो है ही, उसके साथ साथ जो हमें शुद्ध वायु मिलती है, यानी कि जिसमें खूब भरपूर ऑक्सीजन हो, प्रदूषण मुक्त वातावरण रहता है, क्योंकि ये 7,500 फीट की ऊंचाई पर है और मौसम हमेशा खुशनुमा रहता है। गर्मियों में यहाँ करीब 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, मतलब वाकई बहुत मनभावन सा रहता है। और सर्दियों में यहाँ 7 डिग्री से माइनस तक चला जाता है, तो ठीक है, उसका भी मजा है अपनी जगह। तो तापमान हो जाता है और उस समय बर्फ से ढका ये स्थान वाकई बहुत ही मनोहारी लगता है ना। वैसे गर्मियों में भी यहाँ का तापमान काफी खुशनुमा रहता है, और यहाँ का वातावरण तो भाई क्या कहना, देवदार से घिरे हुए धनौल्टी के ढलान, उस पे उतरते जाइए अपने आप में ही एक सैर हो जाती है। राजुल, पहले चढ़ना पड़ता है तब उतरते हैं। तुमने उतरना तो बड़ा बड़ा बता दिया, और वैसे ही चढ़ना पड़ेगा, सांस फूलती जाएगी और चढ़ते जाएंगे। हाँ, थोड़ी सी सांस फूलती है, लेकिन चूंकि वहाँ पर आप इतनी चारों तरफ इतने खुशनुमा नजारों से घिरे रहते हैं कि वो आपको जो थोड़ी बहुत थकावट आती है वो भी पल भर के लिए, अगर आप खड़े हो और आपने गहरी गहरी सांसें ली तो बस सब चीज उड़न छू। और यहाँ पर इसके साथ साथ ऐसा नहीं है केवल आपको चढ़ाई करनी है और उतरना है, इसके साथ साथ बहुत सारे घूमने की भी जगह है यहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पर इको पार्क है जो जिसकी शोभा देखते ही बनती है। ये इको पार्क जो है वन विभाग द्वारा बनाया गया है और प्राकृतिक वनस्पतियों से भरा हुआ ये पार्क, कई तरह के इसमें पेड़ पौधे हैं और उसमें सबसे बड़ा आकर्षण है देवदार के छोटे छोटे पेड़ों का सौंदर्य देखते ही बनता है। अच्छा, देवदार के पेड़ों का सौंदर्य तो है ही है, और भी इसमें कई खासियत हैं। जैसे यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लिया जा सकता है। फ्लाइंग फॉक्स जो होता है ना, जिसमें ऐसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक रस्सी बांधी जाती है और एक पुली के सहारे उसमें ऐसे चढ़ के बैट बन के दोनों पैर उड़ते हुए जैसे लगता है परी जैसे हम उड़ रहे हैं, है ना। बिल्कुल। तो उस पर वो उसका आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ साथ घुड़सवारी का आनंद लिया जा सकता है, और यहाँ पर स्मृति वृक्षारोपण की भी सुविधा है। ये क्या? स्मृति वृक्षारोपण तो मेमोरी प्लांटेशन है, जो आप अगर वहाँ पर गए हैं और अगर कोई पेड़ लगाना चाहते हैं, अपनी याद, अपने को वहाँ जो गए हैं उस याद को संजोना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप दोबारा आएं, या आपके परिवार के कोई सदस्य आए, तो ऐसा कुछ किसी प्रियजन की स्मृति में अगर आप पेड़ लगाना चाहते हैं तो इसकी भी सुविधा है वहाँ। अरे वाह, क्या बात है, ये बिल्कुल अनोखी चीज़ है। और वो जो हम लोग अक्सर देखते हैं पेड़ों में जो खोद खोद के जो लोग लिखते हैं, उससे बेहतर है कि आप एक पौधा लगाएं और किसी की याद में लगाएं, या अपने नाम से आप खुद भी लगा सकते हैं ताकि आप दोबारा जाएं, या आपके परिवार के सदस्य, या आपकी दूसरी पीढ़ी, आपके बच्चे या पोते पोती जाएंगे तो देखेंगे कितना अच्छा लगेगा। और वैसे रेणु जी, ये परंपरा एक और संदेश ये भी एक मिनट पहले ये तो बताओ कि ये कैसे होता है, मतलब क्या अपने पौधे ले जाने होते हैं, क्या करना होता है इसमें? नहीं, ये वन विभाग की तरफ से सुविधा है, और वहाँ से आप लेकर कुछ पैसे देकर पेड़ ले सकते हैं और वहाँ पर उनकी निगरानी में लगा सकते हैं, ताकि क्योंकि हम तो चले आएंगे, फिर वो देखभाल करेंगे और वो स्थान भी नियत बताएंगे कि यहाँ पर ये वाला पौधा लगाइए। ऐसे तो कहीं नहीं, ऐसे हम लगा देंगे जंगल की तरह। सालों बाद हो सकता है फिर आप वहाँ जाएं और देखें। तो मैं यही कह रही थी कि ये एक ऐसी परंपरा का भी संदेश है, बहुत अच्छा संदेश है कि हम अक्सर ऐसा होता है कि पर्यटन स्थानों पर ये कहा जाता है कि हम कचरा छोड़ आते हैं, कुछ गंदगी फैला आते हैं। तो ये जगह और ये जो एक रिवाज है, ये जो एक कस्टम है, ये भी संदेश देता है कि हम अपनी स्मृति स्वरूप कुछ ऐसा छोड़कर जाएं जो कई कई सालों तक, आने वाली पीढ़ियों तक बहुत सुंदर रहे, स्मृतियों में रहे। और स्मृतियों में रहने की जब बात आती है तो चलो हम इसके बारे में तो आगे भी बात करेंगे, क्योंकि हम इसको उपहार स्वरूप और भी लोगों की स्मृतियों में छोड़ सकते हैं और खुद भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी को उपहार देना है, जन्मदिन का हो या आपका खुद का जन्मदिन हो, तो आप एक
वृक्षारोपण किसी पार्क में जाकर कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो अवसर आते हैं, विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, या किसी का घर में गृह प्रवेश हो रहा है तो आप उनको पौधा गिफ्ट दे सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो अवसर जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि अच्छा इन्होंने ये पौधा दिया था, अब ये इतना बड़ा हो गया। हाँ। है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन हम धनौल्टी के बारे में जो बात कर रहे थे उसमें भाई वहाँ पर साफ सुथरा है बहुत ज़्यादा, न तो वाहनों का शोर भी नहीं है और न तेज़ गाड़ियों की दौड़ धूप, और सुबह का जो वहाँ पर सैर अगर करेंगे तो उसका बिल्कुल अलग ही मज़ा मिलेगा, है ना। और यहाँ पर आलू का फार्म भी देखने लायक होता है। दूर दूर तक फैली आलू की क्यारियाँ बहुत सुंदर लगती हैं, क्योंकि आलू तो अंदर रहते हैं, ऊपर हरियाली दिखती है। और धनौल्टी से 7 किलोमीटर की दूरी पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है सरकंडा देवी का मंदिर। अच्छा। जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए कुछ घंटे की चढ़ाई है, लेकिन ऊपर पहुँचकर जब आप पहुँच जाते हैं मंदिर के अंदर तो जो दर्शन और आध्यात्मिक आनंद और उसके साथ साथ शांति जो मिलती है, शांति मिलती है, जो नज़ारा होता है, कहते हैं कि वहाँ से आप हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो साफ नजर आती है। क्या बात है, क्या तो बात है। इतनी ऊंचाई पे जाके एक अलग ही तरह की अनुभूति होती है। वाह वाह वाह। और यहीं पर इसमें देवगढ़ का किला भी बहुत अपनी खूबसूरत बनावट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा जोरांडा वाटरफॉल्स हैं और माता टीला बांध भी देखने जैसी जगह है ना। तो एक ऐसी छोटा सा धनौल्टी, लेकिन आपके मन को बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर बना देता है और आप हमेशा सालों सालों से याद रखते हैं। तो हम लोग सैर कराए हैं, लेकिन हमारी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि एक अभी शादी में ऐसा निमंत्रण पत्र आया, मतलब कि गमले पर उन्होंने शादी का निमंत्रण जो है प्रिंट करवा कर भेजा। शादी के साथ साथ भी ये बढ़ता जाए पौधा, तो कितना नयापन है ना। खूब फलता फूलता रहे पौधा और ऐसे शादी भी फलती फूलती रहे। बस सब लोग यही कहेंगे, देखो फलां की शादी में ये मिला था, इतने वर्ष हो गए और इतना बड़ा होता जा रहा है, ऐसे ही उनकी खुशियां भी बढ़ती रहती हैं। तो भाई ऐसा है कि बहुत सुंदर बात इन्होंने लिखी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो कुछ हमेशा नई भी रहती हैं और हमेशा पुरानी भी हो जाती हैं, जैसे माफ़ी मांगना। लेकिन इस पर बार बार बात करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हाँ, है ना? क्योंकि हम बचपन से सीखते आते हैं कि अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कभी भी कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांगना ही अच्छा है। बिल्कुल। और माफ़ करने के लिए भी दिल बड़ा होना चाहिए, ये भी सीखते हैं हम। दिल बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, थोड़ा सा है वैसे ये जो तुम कहना चाह रही हो शायद इन्होंने पहले ही समझ लिया। इन्होंने कहा किसी की गलती के लिए उसे माफ़ करना है और महानता कहलाता है, कुछ गलतियों के लिए माफ़ी नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात आपने लिखी है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये ऐसा मेरे ख्याल से इनका इशारा उन बातों की तरफ है जब हम बार बार कोई गलती दोहराते हैं और बार बार माफ़ी मांगते हैं। ओह, यानी कि हम सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं, है ना। तो माफ़ी कभी जब हमारे लिए एक तुरंत बचने का एक रास्ता बनती है, तब ये माफ़ी गलत है, झूठी है। मांगनी चाहिए कि नहीं? झूठी है। मांगनी चाहिए नहीं चाहिए ये आप निश्चित करिए, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं बहुत झूठी है, जिसको अगर आज के शब्दों में हम कहें तो फेक है या मिलावटपूर्ण है। यानी आपने दिल से माफ़ी नहीं मांगी और या आप धोखा दे रहे हैं। खुद को भी दे रहे हैं और सामने वाले को भी दे रहे हैं। आप जबान से कह रहे हैं कि माफ कर दीजिए, लेकिन आपका दिल आपकी जबान का साथ नहीं दे रहा या आपका व्यवहार आपकी जबान का साथ नहीं दे रहा है, तब वो गलतियां बेईमानी हो जाती फिर से दोहराई जाती जी बिल्कुल। तो इस बात के लिए एक बात, अभी जैसे तुमने कहा कि जबान कुछ कह रही है, दिल कुछ कह रहा है, बिल्कुल यही बात इन सब चीज़ों को लिए अक्सर ये भी कहा जाता है दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा कि भाई तुम गले से ये बात बोल रहे हो, दिल से नहीं बोल रहे हो। तो भाई ये जब गले के ऊपर से यानी दिल के ऊपर से गर्दन से या गले से जो बात बोली जाती है वो दिल से नहीं बोली जाती, तो कृपा करके जब माफ़ी मांगे तो दिल से मांगे तो ज़्यादा बेहतर है ना। दिखावे की माफ़ी जी। और ये भी बात, माफ़ी मांगने का तरीका बदल देने से कुछ नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अगर गले से माफ़ी मांग रहे हैं या दिल से माफ़ी मांग रहे हैं तो आपको अपनी आवाज़ को कुछ भारी बनाना है या घुटनों के बल बैठना है या साष्टांग दंडवत करना है। हाँ, ऐसा ये सभी क्रियाएं दोहराए बगैर भी आप सच्ची तरह से जो माफ़ी मांग रहे हैं, सच्ची माफ़ी का एक सीधा साधा उसूल है, वो ये है कि जिस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी गई है वो दोहराई ना जाए। जी हाँ, कभी कभी तो माफ़ कर दो या सॉरी बोलने जैसा शब्द भी ज़बान से नहीं कहना पड़ता है। हो सकता है जैसे कि अगर हमने कोई गलती की और सामने वाले ने हमें उसकी ओर इशारा किया कि आपने ये गलती की, और हम हो सकता है कि
सिर्फ देखते रह जाएं, या हो सकता है हम गर्दन झुकाकर या सिर्फ अपनी निगाहें झुकाकर उसको स्वीकृति दे दें कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और माफी भी ना मांगे, लेकिन अगली बार अगर उसको नहीं दोहराते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, हमें लगता है। तो वो भी एक तरह का माफी मांगना हुआ, बिल्कुल, मांगना ज़बान से नहीं मांगी, लेकिन फिर भी दिल से मांग ली। और इसके बाद यार ये बड़ा मजेदार किस्सा याद आ रहा है कि हमारे पड़ोस में ऐसे एक रहती थी शीला भाभी, और उनका बच्चा छोटा, वो खुद परेशान थी कि भाभी हम क्या करें, मैं क्या हो गया, बोले अरे इसको जरा सा डांटना शुरू करो। वो कहता है नहीं 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 मम्मी अब मैं नहीं करूंगा, और तुरंत कान पकड़ के शुरू हो जाता है। बोले मुझे कभी तो हंसी आती है और कभी लगता है कितना ड्रामा कर रहा है, बड़ा होके पता नहीं क्या करेगा। तो अभी मुझे लगा सजा से बचने के लिए उसने ये माफी का मैकेनिज्म उसने सीख लिया था कि बस तुरंत कान पकड़ लेने हैं। बोले तो ऐसे गिड़गिड़ाने लगता था कि हमें समझ में ही नहीं आता था कि अब हम क्या करें इसके आगे। तो मतलब कुछ इसी तरीके की बात हम शायद ताउम्र करते रहते हैं। ठीक है, ये बच्चों वाली चीज़ है, हम कान नहीं पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, लेकिन हाँ हम बिल्कुल सॉरी बोलेंगे। और उसके साथ साथ एक बात और है, सॉरी बोलते ही, क्षमा मांगते ही हम सफाई भी देने जो लगते हैं। हमें लगता है कहीं ना कहीं हम ये भी बताते हैं कि हमने देखो माफ़ी मांग लिया जबकि मेरी गलती नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक ठीक है? अगर आपने अपनी सफाई दी और बताया कि इस कारण से मैंने ये किया था, इसका मतलब कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, या आपके इस व्यवहार के लिए इसकी बागडोर किसी और के हाथ में थी। सही समझ रहे हैं। नहीं, इसकी बागडोर किसी और के हाथ में थी, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। भाई हमें तो माफ कर दो, हम निकल रहे हैं यहाँ से, साफ सफाई से निकल गए। तो माफी को बचाव का रास्ता बच्चे को ये सिखाना होगा कि माफी बचाव का रास्ता नहीं है, बल्कि माफी एक तरह का सबक है। ये सीखने के लिए ये जरूरी है कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, एक बार अपनी जबान से कहकर, 2 बार अपने व्यवहार से कहकर, लेकिन तीसरी बार उसमें संभलने की, सुधरने की गुंजाइश नहीं होती। सुधार फिर आप ही को करना पड़ेगा, बार बार दूसरी तरफ से माफी का दरवाजा जो है नहीं खुलेगा। एक बात और है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि हम माफ़ी जो मांगते हैं अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। अक्सर कहते भी हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, हमने माफ़ी मांग ली और बड़ों ने क्षमा भी कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम बार बार वो गलती करते हैं तो हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमने तुम्हें बेवकूफ़ भी बना लिया। भाई तुमने माफ़ कर दिया था, आपने दोबारा कर दिया तो फिर क्या हो गया, हो गया, या अब हो गई, हमसे ये गलती हो गई। तो जो इस तरीके का है। एक बात और है, मैं माफ़ी मांगने के बाद आप, ये दूसरे के लिए नहीं है, ये आपके आत्मचिंतन के लिए है, उसके साथ साथ आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए है, आपके व्यवहार में परिवर्तन के लिए है माफी, न कि दूसरे के ऊपर कुछ एहसान करने या केवल शांति के लिए है। अगर आप शांति की शर्त पर माफी मांग रहे हैं तो उस शांति को लाने का एक कदम आपको भी चलना पड़ेगा। सिर्फ माफी मांगकर आपने वो कदम, वो दूरी तय कर ली है, ये मत सोचिए, बल्कि आपको उस कदम को करने के लिए खुद को भी उस गलती से दूर ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजेदार बात और लगती है कि जैसे कहते हैं ना कि जब तक बच्चे थे हम तो हम पेंसिल से लिखते थे ताकि बार बार हमारे पास गलती की गुंजाइश रहती है, हम रबर से मिटा सकते हैं। जब से हमारे हाथ में कलम आ जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि गलती की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अब आप लिखा हुआ मिटा नहीं सकते। तो माफी की नौबत न आए, कोशिश करें कि हम इसी पर चलें आगे। बिल्कुल, है ना। और अगर मान लीजिए कि कभी माफी आपसे दोबारा गलती हो भी रही है तो उस चीज को बाकायदा महसूस करें। और ये भी कहा जाता है ना कि जब जागो तब सुबह, लेकिन उस सुबह को बुलाने में इतनी देर ना कर दें कि माफी मांगते माफी मांगने में ही जिंदगी पूरी रात बनती चली जाए और सुबह आने ही ना पाए। बिल्कुल। एक बात और है, एक बड़ी मजेदार बात अभी जहन में आ रही है कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई व्यवहार करते हैं, हम अपनी तरफ से मानकर चलते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया और सामाजिक रूप से भी वो मान्य है, बहुत अच्छा है व्यवहार, लेकिन अगर आपको वो नहीं पसंद है, हो सकता है सामने वाले को न पसंद हो, आपको करने के बाद ये महसूस हो रहा है उसको चोट पहुंची, तब आप माफी मांग सकते हैं। और आप ऐसा मत सोचिए, आप बार बार ये सफाई मत दीजिए कि मेरा इरादा ऐसा नहीं था। नहीं, आपका इरादा नहीं था, जाहिर है इरादा नहीं होता तो आप नहीं करते उसको, लेकिन इसको बार बार ठोक के बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि अगर आपको अब पहुंच गई है तो अब आप स्वीकार कर लीजिए और पीछे हट जाइए इस बात से कि दुख पहुंचा है और उस दुख के लिए आप दुखी जिम्मेदार हैं। ठीक है, जाने चाहे अनजाने में। इसका मतलब नहीं है कि आपकी क्षमा हो गई सिर्फ इसलिए कि आप उससे अनभिज्ञ थे, ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा रेणु जी, वैसे ये जो माफी वाली बात है
ये जो इतनी हम लोगों ने गंभीर किस्म की माफी की बात की है, ये जो है बड़ी बड़ी गलतियों के लिए है, वरना जो छोटी मोटी नोकझोंक होती है उसमें तो ये होना है ना, रूठना मनाना। चलो हम मार गए, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मान जाओ ऐसा भी, ऐसा भी तो हो सकता है, कर सकते हैं। अच्छा रेणु जी, ये बताइए कि कभी कभी ऐसा होता है कि तनाव के मारे बिल्कुल दिमाग की नसें चटकने लगती हैं या सब कुछ रुक जाता है। तो भाई उसके लिए जैसा हमने कहा था कल की, तो हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा भी है कि पता नहीं हमारी सहेली हैं, लिखा हम तो ढीले ढाले कपड़े पहन कर बैठे हुए हैं। क्या बात तो है? भाई हम भी आज बहुत ढीले ढीले कपड़े पहन कर आए हैं और राजुल भी तैयार हैं। तो हमारे साथी तो तैयार है ना, आप लोग तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखों को बहुत कोमलता से हल्के से बंद कर लें, पूरे शरीर को तनाव रहित होने दें, यानी ढीला छोड़ दें। कोशिश करें और महसूस करें कि पूरा शरीर आपका तनाव रहित हो रहा है। ये रिलैक्सेशन का अभ्यास हम पैर से शुरू करेंगे। अपने पैर की उंगलियों और अंगूठे को हल्का सा हिलाएं और उसे टेंशन फ्री कर दें, यानी उसकी जो तनाव है उसमें उसे निकल जाने दें। अब टखनों को भी रिलैक्स कर लें। घुटने के नीचे की मांसपेशियां और घुटने को भी महसूस करें कि तनाव रहित हो रहे हैं। रिलैक्स। अपनी सांसों को सामान्य चलने दें और इसके बाद अपना ध्यान अपनी जांघों पर ले जाएं। वहां की मांसपेशियों को रिलैक्स करें, जो भी तनाव है उसे निकल जाने दें। अपना ध्यान अपने कमर की ओर ले जाएं। महसूस करें कि तनाव पिघल रहा है और पूरा हिस्सा अब तनाव रहित हो चुका है। कमर से लेकर पैर तक का पूरा हिस्सा अब तनाव मुक्त है। रिलैक्स। अपना ध्यान अब अपने पेट और चेस्ट की ओर ले जाएं। महसूस करें कि वहां की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं, ढीली हो रही हैं और अब पूरा हिस्सा तनाव रहित है। रिलैक्सेशन हम अब पीठ की ओर करेंगे। पीठ में ऊपर से नीचे की ओर, टेल बोन तक सारा तनाव ऊपर से नीचे की ओर बाहर निकल रहा है और अब पूरी पीठ तनाव मुक्त हो रही है। अपने कंधों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। जो भी तनाव है उसे निकल जाने दें। महसूस करें तनाव पिघल रहा है। बाह का ऊपरी हिस्सा, अगला हिस्सा, हाथ की हथेली और उंगलियां पोरों तक रिलैक्स हो रही हैं। रिलैक्स। और अब हमारी दोनों बाहें तनाव मुक्त हो चुकी हैं। अपना ध्यान अब अपनी गर्दन की ओर ले जाएं। वहां जो भी अकड़न है, स्टिफनेस है, तनाव है, उसे निकल जाने दें। गर्दन को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। और अब पूरा हिस्सा महसूस करें कि रिलैक्स हो चुका है। यही ध्यान हम अपने चेहरे की ओर ले जाएंगे। हमारे आंख, भौं का हिस्सा, नाक, जबड़ा, होठ, कान, मस्तक और सिर का ऊपरी हिस्सा तनाव रहित हो रहा है। रिलैक्स। रिलैक्स। और अब पूरा शरीर आराम की स्थिति में आ चुका है। हृदय में प्रेम और आनंद है, गहरी शांति है। अब अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। महसूस करें कि वहां दिव्य प्रकाश आपके हृदय को अंदर से प्रकाशित कर रहा है और हमारा ध्यान उसमें डूब रहा है। उसमें और अंदर डूब जाएं।
इस गहरी शांत अवस्था में डूबें और अंदर, और इसी स्थिति में जब तक आप चाहें बने रहें, इस गहरी प्रेम और शांति की अवस्था में। तो भाई ये जो रिलैक्सेशन का अभ्यास है राजू, कोशिश करें कि घर में अगर आपको करना है तो और धीरे धीरे करें, और जिन जिन अंगों को हम कह रहे हैं उसके बाद उसको 10 सेकंड 15 सेकंड तक का समय दें, बाकायदा महसूस करें कि हाँ यहाँ से तनाव निकल रहा है, उसको समय दें थोड़ा। और उसके बाद जैसे हमने कहा अंत में कि यहाँ बने रहें, तो उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट जब तक आपको लगता है आप वहीं बने रहें, तब उसका आपको आनंद मिलेगा। और ये 10 से 15 मिनट में आपको पूरे दिन की थकावट उतर जाएगी और आपका मस्तिष्क फिर से ऊर्जावान हो जाएगा, शरीर हो जाएगा ऊर्जावान, और आप फिर से तरोताज़ा होकर काम कर सकते हैं और बच्चे खास तौर से पढ़ाई कर सकते हैं। यानी पॉजिटिव एनर्जी पाने का ये बहुत ही सुंदर और सरल उपाय है। हाँ बिल्कुल, बहुत आसान सा है, एक एक अंग की बात है उसमें महसूस करना है। और देखो जो हमारे विचार हैं वो हमारा बहुत बड़ा हथियार है। विचारों से ही हम खुश होते हैं, विचारों से ही हम दुखी होते हैं। मन जो है, कहते हैं मन बहुत चंचल होता है, लेकिन मन की गति जो है वो कौन निर्धारित करता है? हमारे विचार। तो जाहिर है कि हम विचारों को जैसा घुमाएंगे वैसे ही हमारा मन नाचेगा। बिल्कुल। यानी विचारों को अगर हम शांति प्रेम की तरफ ले जाएंगे तो फिर हमारा जो मन है वो भी उसी तरफ बढ़ेगा और जिंदगी में उसी तरह की वाइब्स हैं वो प्रवेश करेंगे, और जो हम चाहेंगे वो हम कर लेंगे। तो बस करिए इसको। प्यार सदा मुस्कुराता है भाई, मौसम चाहे जो भी हो। तो हम लोग भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपने इतना प्यारा सा मेडिटेशन कराया और इतना तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अब तनाव वनाव सब खत्म हो गया ना? हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। हमारा तो हो गया भाई। अब कमर कस के तैयारी करें घर की सफाई की। अरे हो, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है भाई। ये क्या मतलब है? अब देखो हमारी साथी कितना अच्छा लिखकर भेज रही है, पता है, एकदम मतलब जो हम लोग कहते हैं ना, मैं डेली साफ सफाई करती हूँ। किसी दिन ज्यादा काम हो तो छूट जाता है। अक्सर सोफा में और टेबल में ज्यादा धूल जमा हो जाता है। मतलब ये हर हमारी बहन का दर्द है ये, जो हमारी साथी ने लिखकर भेजा है। लेकिन हमारे एक साथी ये भी कह रहे हैं कि घर की साफ सफाई अच्छी बात है, घर हो शरीर हो या दिल हमेशा साफ रहना जरूरी है। अच्छा, सिर्फ बाहर से सुंदर दिखना या रखना काफी नहीं है। घर और दिल एक मंदिर जैसा है, जिसे जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे और भगवान भी अवश्य सदा प्रसन्न रहेंगे। हमारे साथी ने एक और ने लिख के भेजा है, अपना नंबर बढ़ा लिया है, पता है। ये लिखकर भेज रहे हैं कि घर की साफ सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, और मैं भी छुट्टी वाले दिन घर की डस्टिंग करता हूँ। क्या बात है। साफ घर को देखना एक अलग खुशी और संतुष्टि देता है, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब भाई लोग डस्टिंग करते हैं तो। हाँ, सभी की भागीदारी से जो सफाई होती है वो नजर आती है, और ऐसी सफाई होती रहनी चाहिए। जब आप अपने किचन की जो खाली जो टॉप है, किचन टॉप, वो पोंछने के बजाय आप जरा सा उसकी किचन शेल्फ्स की भी थोड़ी खोज खबर ले लें, अपनी अलमारियों की खोज खबर ले लें, जरा तरतीब से रख दें कपड़े वगैरह, अपने पर्स को देख लें जो कि कूड़ादान बना हुआ है उसको ठीक ठाक कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि जो डस्टबिन होता है जिसमें हम कूड़ा रखते हैं, वो तो बेचारा ये है कि वो तो कूड़ादान है, तो कूड़ादान है, कूड़ा ही दान हो जाता है, उसको नहीं भाई वो साफ कर लें। हाँ, इस मामले में एक बड़ा अच्छा है, जैसे कूड़ादान है तो इसका मतलब नहीं कि वो कचरे जैसा रहेगा। इसीलिए अक्सर जैसे लोग कहते हैं ना कि कूड़े वाला आया है, तो लोग अब कहने लगे हैं, वो बहुत अच्छा शब्द मुझे लगा, बोलो नहीं सफाई वाला आया है। कितनी बड़ी बात है ये। सही बात। तो वो कूड़ादान जो है वो हमारे घर की सफाई को करता है, तो उसको कूड़ादान जैसा न समझे और उसको रखे भी ना वैसा। ऐसी सभी चीजें जैसे झाड़ू है, हाँ, या घर का पोछा है, जो इस तरह की चीजें हैं जो कि आपके सफाई के हथियार हैं, उन्हें भी साफ सुथरा रखें, क्योंकि उन्हीं से आपके घर की सफाई अच्छी तरीके से हो रही है। अक्सर वो जो जाला लगाने वाली झाड़ू होती है उसमें तमाम जाले लिपटे रहते हैं, और क्योंकि हम सोचते हैं कि यही उसकी खूबसूरती है। हाँ, इसका तो काम ही यही है। ये तो ऐसे ही है। और ऐसे ही बर्तन मांजने की जो सामान होता है, मांजने वाला होता है या साबुन होता है, जूना जो होता है, वो भी हम वैसे ही छोड़ देते हैं और उसमें एक लिस्टिसिया सा आ जाती है, उसको अगर पानी से नहीं धोते हैं और हम सोचते हैं कि इतना सा साबुन बचा लें। भाई मत करिए, क्योंकि उससे गंदगी बढ़ेगी। और हमारे जिस साथी की हमने कहा था कि डस्टिंग करते हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा है और बहुत सही लिखा है कि अगर घर में सफाई रहेगी तो जाहिर है कि बीमारियां भी घर में प्रवेश नहीं करेंगी। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और गर्मी में खास तौर से धूल बहुत उड़ती है, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। जैसे जो डस्टिंग वाला कपड़ा है उसको भी धोते रहें, है ना। बिल्कुल।
तो लेकिन साफ सफाई की जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि जैसे कि हम प्लेटफॉर्म की बात करें, गैस है, ये सारी चीज़ें तो हम प्रतिदिन साफ करते हैं, घर में झाड़ू पोछा है, लेकिन जैसे जाले हैं, पंखे के ऊपर का जो हिस्सा होता है, हम जो नीचे पत्तियां दिखती हैं उनको तो बहुत अच्छे से साफ कर लेते हैं, लेकिन महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आपको जब लगता है कि आप थोड़े से खाली हैं तो कर लीजिए। हाँ, ट्यूबलाइट का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, अच्छा वो भी है ना, अरे उस पर भी अच्छी खासी धूल की लेयर रहती है। जी जी तो जी, अलमारी के फ्रेम है, खोजिए आप, खोज लीजिए आज, हाँ, खोज कर और उनको भी साफ कर लीजिए। और देखो ऐसा होता है ना राजुल की कुछ चीजें हैं जैसे हम प्रतिदिन साफ करते हैं, कुछ होते हैं जिनको हमको साप्ताहिक करना होता है, कुछ को हम 15 दिन में करते हैं, कुछ 3 महीने में, और कुछ साल भर वाली दिवाली जब आएगी तो उसकी सफाई होगी। रेणु जी, अब समय हो रहा है कि हम अपनी सखियों से जल्दी से इजाजत लें। तो बहनों को नमस्कार और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।